हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 लेके आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज हम लोग सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग करने वाले हैं, लेकिन छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में होंगे आज के टॉपिक में। मतलब छोटे छोटे टॉपिक आज हम लोग अलग अलग से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से सीखिए आप, ठीक है। आज के जो टॉपिक होंगे वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। मतलब कोई किसी एक टॉपिक पे फुल डिस्कशन नहीं है, हालांकि लास्ट हम लोग ऐसा करेंगे, बट आज के टॉपिक में छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गौर से देखिए, मैं अपने पिछले क्लास में आपको बोला था कि आज मैं आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। ये देखिए, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया। अगर ये इसको देता है तो मेटल भी क्या करता है, इसके एवज में इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लौटाता है, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसके एवज में मेटल भी क्या करता है, इसको थोड़े इलेक्ट्रॉन देता है। अब बात इसको समझिए कि जब ये हाइड्रोजन अकेला था तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये था लगभग 0.79 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। लेकिन इसके देने के बाद जब मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन लौटाया तो ये बढ़ गया। इस बॉन्ड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लेंथ बढ़ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाली बात नहीं है। इसको जब इलेक्ट्रॉन मिला तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो क्या हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया और ये बढ़कर लगभग 0.82 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई क्या हुआ कि जब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन पीछे से मिला बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसमें क्या हो गया, आपको 0.82 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। मतलब इससे लंबा बॉन्ड हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर ये छोटा बॉन्ड है दैट मीन्स इसमें पोलैरिटी भी नहीं है, तो ये बहुत ही वीक एसिड है और इसका पीके जो होता है वो अप्रॉक्स 35 के आसपास होता है। प्योर हाइड्रोजन का, जो प्योर हाइड्रोजन है उसका पीके क्या वैल्यू होता है, 35। मतलब ये क्या हो गया, पीके ज़्यादा होना मतलब बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको पीएच ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है ना, पीएच कम होगा तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह पीकेए भी जितना कम होगा उतना क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीकेए ज़्यादा होने का मतलब वीक एसिड। लेकिन वही जब इसको मेटल इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और साथ के साथ एक और चीज़ आती है, पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी आने लगती है। देखिए, ये तो अकेला है लेकिन यहाँ पोलैरिटी भी आ गई और अब जाके जो पीकेए का वैल्यू हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 0 से 20 के आसपास हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो रेंज है वो 0 से 20 के बीच वेरी करता है इस हाइड्रोजन का। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि हमने मेटल लिया, मेटल के साथ हमने हाइड्रोजन लगाया। यहाँ पर ये लिया मेटल, ये लगाया हाइड्रोजन, ये लिया मेटल, ये लगाया हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेटल और ये हाइड्रोजन। देखिए, सपोज कीजिए मेटल पे चार्ज मैंने लिया है यहाँ पर -2, -1, 0, एक और लीजिए +1, एक और लीजिए हाइड्रोजन +2 और एक और ले लीजिए जहाँ पर कि हाइड्रोजन पे कितना हो, +4 चार्ज हो, मेटल पे, सॉरी। अब गौर से देखिए, समझिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए, एकदम प्यार से समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ज़रूरी है इसको सीखना। देखिए, ये हाइड्रोजन तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नो डाउट देगा, इसको तो देगा ही देगा हाइड्रोजन। लेकिन ये अगर -2 चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन लौटाने का जो टेंडेंसी हो गया वो क्या हो गया, एकदम बढ़ गया। देखो, फिर यहाँ देखो, इसका लौटाने का टेंडेंसी थोड़ा कम है, लौटाएगा उतना नहीं लौटाएगा। ये 0 है, ये भी लौटाएगा, ठीक ठाक लौटाएगा, लेकिन प्लस आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन लौटाने की टेंडेंसी क्या हो गई, घटती चली गई, +2 हो गया। ये टेंडेंसी और कम हो गई और ये +4 आ गया। अब तो यहाँ लौटाएगा ही नहीं। क्या समझे आप? यानी मेटल पे जो नेगेटिव चार्ज था, आपको पता है कि बैक पाई बॉन्डिंग डिपेंड करता है मेटल के नेगेटिव चार्ज पे। मेटल पे जितना कम से कम चार्ज होगा उसका बैक पाई बॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखिए, जितना नेगेटिव चार्ज वो उतनी आसानी से क्या करेगा, लौटा पाएगा। जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बॉन्ड क्या होगा, इसका ये सिग्मा है, आपको पता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा है, अगर ये सिग्मा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा है, सिग्मा स्टार में। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा बॉन्ड की क्या हो जाएगा, टूटने का भी तो चांस रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेटल पे चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो, तो वो इसको तोड़ देगा इस तरह से। जो इसके बीच का बॉन्ड था उसको तोड़ के वो क्या कर देगा, इस तरह जोड़ देगा इसको। लेकिन ज़रूरी है कि इसके ऊपर का चार्ज क्या हो जाए, इसके ऊपर जो चार्ज हो वो निगेटिव रहे या लो रहे। लेकिन वही अगर मेटल पे हाई चार्ज रहेगा तो मेटल तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो मेटल को देगा, लेकिन मेटल अपने चार्ज के कारण उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, जिसके कारण कि उसको ऐसे होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत कम रहेगी। ये
ऐसे होने की टेंडेंसी बहुत कम रहेगी। और अगर इन केस +4 है फिर तो ऐसा होगा ही नहीं, ये इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेटल पे चार्ज अगर पॉजिटिव रहे तो उसके इलेक्ट्रॉन को लौटाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन मेटल पे चार्ज अगर नेगेटिव रहे तो वो क्या करता है, आराम से देखो, आराम से वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लौटाएगा और हाइड्रोजन इस बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, चलिए पहले नोट कीजिए इस बात को। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक न्यू टर्म, ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए पाई कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी अकेले नहीं होती, हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स पढ़ा और हमने ये सीखा कि सेंट्रल मेटल पे जितना कम चार्ज होगा, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ जो बैक पाई बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स की। देखिए अगर पाई कॉम्प्लेक्स की हम बात करें यहाँ पर, तो पाई कॉम्प्लेक्स एक अदर फैक्टर के साथ भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटला साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक और अदर टर्म के साथ आता है जिसका नाम है मेटला साइक्लोप्रोपेन। अब क्या है ये मेटला साइक्लोप्रोपेन? सपोज कीजिए हमारे पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और ये रहा मेटल। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर नहीं है, जिसके कारण इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कुछ खास टेंडेंसी नहीं है। इसने दिया तो जरूर, लेकिन इसने मांगा नहीं बैक पाई बॉन्ड, बोला कि ठीक है भाई देना है दो, नहीं देना मत दो। लेकिन अगर वहीं पर अगर ऐसा होता, इसके साथ CF3 डबल बॉन्ड CF3 होता, देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर ग्रुप है, और इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दे तो दिया, लेकिन ये मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस मांगे, बोले भैया हमको 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत सारे 4 बच्चे हैं, भूख जिसको भूख लगी हुई है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन मांगेगा। इसके एवज में क्या होता, इसके एवज में ये ऐसा बन जाता M C CF3 CF3 देखिए ये बन जाता। ठीक है, तो ये जो बना इसको कहा गया पाई कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मेटला साइक्लोप्रोपेन। क्या कहा गया इसको कहा गया मेटला साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो पाई बैक बॉन्डिंग हुई है, तो पाई बैक बॉन्डिंग होने की शर्त क्या है, तो पाई बैक बॉन्डिंग होने की शर्त ये है कि आपके पास, ये जो पहली बात तो ये है कि भाई मेटल का चार्ज क्या होना चाहिए, आपको लो होना चाहिए। तो जो बैक आपको पता है कि पाई बैक बॉन्डिंग होने की शर्त क्या होती है। शर्त नंबर 1 है क्या, कि मेटल कंटेन्स लो चार्ज। सबसे पहले बात तो ये है कि मेटल का चार्ज कम होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है कि आपके पास जो होते हैं डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड एडेड क्या, एक्सेप्टर ग्रुप्स, कि पाई बॉन्ड से क्या होने चाहिए, एक्सेप्टर ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो पाई बॉन्ड से अगर एक्सेप्टर ग्रुप जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बैक पाई बॉन्डिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये रहा मेटल, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये रहा एक एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और इसका चार्ज भी क्या है, हाई है, मान लो +4 है, तो ये देगा तो ज़रूर, वापस नहीं लेगा, और ना ही एल्काइल ग्रुप के कारण मांगेगा, तो बैक पाई बॉन्डिंग बहुत कम होगी। लेकिन इस मेटल पे चार्ज रहे मान लो -2, और इससे एक्सेप्टर लगा हुआ, ये देखिए, तो एक तो ये क्या करेगा, देगा भी इसको, और माइनस से क्या करेगा, यहाँ से वापस भी आराम से ले लेगा। तो इसमें बैक पाई बॉन्डिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले इस बात को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। आप बोलोगे सर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो हमने पहले ही बता रखी थी, हम ठीक है बताई थी, लेकिन इस तरह से नहीं बताई थी मैंने आपको। देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इस तरह दिखाते हैं, ये हो गया 1/2πc√k/μ। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, आपको फॉर्मूला हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं के क्या हो गया आपको, के हो गया फोर्स कांस्टेंट, और जो म्यू हो गया, म्यू क्या हो गया आपको, रिड्यूस्ड मास हो गया, रिड्यूस्ड मास। बाकी 2πc आपको स्पीड ऑफ लाइट है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता क्या है समझते हैं पहले बात को, जरा गौर से देखिए। ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहा C डबल बॉन्ड C, ये रहा C सिंगल बॉन्ड C। समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो
आपके पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक है सी डबल बॉन्ड सी और एक है सी सिंगल बॉन्ड सी। आप देख सकते हैं इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ और भी ज़्यादा है, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, समझिए बात को। सपोज कीजिए ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सपोज कीजिए क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो देखिए इसमें स्ट्रेच कैसे होता है, गौर से देखना, देखो ये ऐसे स्ट्रेच होता है। तो आप सोच के देखो, अगर ये ऐसे स्ट्रेच होगा तो पर सेकंड ये कितना टाइम स्ट्रेच हो रहा है, बस पर सेकंड सोचना, चलो पर मिनट सोच लो, पर मिनट कितना स्ट्रेच हो रहा है, ये कितनी बार स्ट्रेच हो रहा है, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल बॉन्ड की होगी। चलो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, डबल बॉन्ड। अब हमने डबल बॉन्ड बना लिया, अब क्या बना, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जब बनाया, अब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेक करना। अब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम, देखो तो पर यूनिट टाइम कितनी बार स्ट्रेच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये था ना, यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहा है, जरा गौर किया। और हम ट्रिपल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, अब हम इसका ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो अब इसका जरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना, ये देखो कि कितनी बार स्ट्रेच कर रहा है ये पर यूनिट टाइम। तो आप बोलोगे सर बहुत बड़ा फ़र्क है, तो भैया यही तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, यही तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कि जब सिंगल बॉन्ड की बात की गई तो सिंगल बॉन्ड में लंबा लंबा खींचा गया, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग पर यूनिट टाइम कम हो गया। डबल बॉन्ड आया, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग पर यूनिट टाइम बढ़ गया। और ट्रिपल बॉन्ड आया, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग पर यूनिट टाइम और बढ़ गया, ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखिए देखिए ये जब इस तरह से घूम रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये कहा गया 2150 पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई, 2150 पर सेंटीमीटर, ठीक है। कि 100 आपको 1 सेंटीमीटर में ये 2150 बार ये क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। यूनिट टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा है, पर सेंटीमीटर के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। ये जो हुआ ये 1650 हुआ इसका, और ये 1250 पर सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। ये इसका ऑर्डर होता है। अच्छा, आपको पता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ जो है आपको CO, इसकी क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसकी फ्री वाले की, ये फ्री है अभी, ये जो CO है ये क्या है, फ्री CO है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2143 से आपको क्या हो गई पर सेंटीमीटर हो गई। ये CO अकेला था, इसका क्या हो गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 पर सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, अगर CO है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया कि ये इसका साइज और छोटा हो गया। अब अगर साइज और छोटा हो गया तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये 2143 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2143 से ज़्यादा हो जाएगी। और ये आपको अगर ऐसा होता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड O तो है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग मतलब टूटने वाला है ये, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2143 से बहुत ही कम हो गई। देखिए इनके वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ आपको इनके सारे के। ये फ्री CO है, इसका 2143 हो गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 2184 पर सेंटीमीटर। और ये जो है सी ट्रिपल बॉन्ड हो जो एंटी बॉन्डिंग, इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 1489 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको और आगे बताया इसके बारे में, इसका 2150, 1650, 1250, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। कुछ एग्जांपल करते हैं कि मान लीजिए ये देखिए ये मेटल रहा, ठीक है। अब ये मेटल रहा, ये CO रहा, ऑब्वियस सी बात है ये मेटल को देगा, लेकिन मेटल अगर इसको लौटाता है, अगर मेटल इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो बॉन्ड का जो ग्रिप है वो कम हो जाएगा। और अगर वो बॉन्ड का ग्रिप कम होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर वो कम हो जाएगा। और अगर वो कम होगा तो ये बॉन्ड लंबा होगा, और लंबा होगा तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये घट के हो जाता है 2120 से 1850 पर सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। क्या हो जाता है इसका, अगर सिंगल मेटल जुड़े और इसको इलेक्ट्रॉन दो तो इसका ये रेंज हो जाता है। अब जो ज़्यादा देगा तो उसका रेंज इधर जाएगा, जो कम देगा उसका रेंज इधर रहेगा। लेकिन अगर मेटल जुड़ के उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका रेंज ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड O है, अगर दो मेटल मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ये μ2 है, ब्रीजिंग है,
2 मीटर इसको मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं है, परेशान मत होना कि कार्बन को 5 बॉन्ड क्यों बना दिया, मतलब ये मेटल अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसमें म्यू सी ओ का वैल्यू हो जाएगा ये 1850 से 1750 के आसपास, 1850 से 1750 पर सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यू और घट गया क्योंकि अब इसको 2 मेटल मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब 2 मेटल मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस बॉन्ड को टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, और अगर इस बॉन्ड के टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा, और अगर लंबा होगा तो क्या होगा, इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, 1850 से 1750। आप पूछोगे सर रेंज क्यों दे रहे हो, तो भाई मेरे अलग मान लो मेटल पे होता है -2 चार्ज, हो सकता है कि मेटल पे +2 चार्ज हो सकता है कि +1 चार्ज हो, -2 चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है। तो 2 मेटल मिलकर देगा, इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक के बीच आएगा। और अगर ये काम 3 मेटल मिलकर करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड O को 3 मेटल मिलकर इलेक्ट्रॉन दे अगर, तो इसका रेंज और कम हो जाएगा। अब इसका रेंज होगा 1730 से 1620 के बीच, 1730 से 1620 क्या पर सेंटीमीटर। ये इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया, 1730 से 1620। ठीक है, चलिए पहले नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, MnCO होल 6 प्लस CrCO होल 6 VCO होल 6 माइनस TiCO होल 6 2 माइनस IrCO होल 6 3 प्लस। इसमें आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, सोचिए 1 मिनट, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए। वीडियो को पॉज करने की आदत चली गई है आप लोगों की, ऑर्गेनिक में मैंने खूब पॉज करवाया आप लोगों से वीडियो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जरा। इसका क्या ऑर्डर होगा भाई, सीधी सी बात है, जब मैंगनीज पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, या मान लो कि नेगेटिव चार्ज कम होगा या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो बैक पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अगर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, CO जो है उसको इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। देखो ना, ये जैसे इरिडियम पे कितना चार्ज है, +3। अगर +3 चार्ज होगा तो ये CO को इलेक्ट्रॉन बहुत कम लौटा पाएगा, और बहुत कम लौटाएगा तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, बहुत कम टूटेगा। और अगर बहुत कम टूटेगा तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। सीधी सी बात है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का ट्रक कम होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती चली जाती है। इसका मतलब कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी E का होगा क्योंकि इसमें +3 चार्ज है। उसके बाद नंबर आ जाएगा A का, उसके बाद नंबर आएगा किसका, B का, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद नंबर आएगा C का, और सबसे लास्ट किसका होगा, D का। सोचो भाई, क्योंकि टिटेनियम पे -2 चार्ज है। ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग की तो बैंड बजा देगा। देखो कितना बैक पाई बॉन्डिंग करेगा, इतना ज़्यादा करेगा कि CO को टूटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, HFCO होल 6 2 माइनस TaCO होल 6 माइनस WCO6, फिर दे रखा है ReCO होल 6 प्लस, फिर है OSCO होल 6 2 प्लस, और फिर है IrCO होल 6 3 प्लस। ठीक है, ये रहा A B C D E एंड F। चलिए इसके ऑर्डर मैच करवाने हैं आपको। ठीक है, एक नंबर दे रखा है 1977 पर सेंटीमीटर। नंबर 2 दे रखा है आपको 1850 पर सेंटीमीटर। C दे रखा है आपको 1757 पर सेंटीमीटर। D दे रखा है 2190 पर सेंटीमीटर। E दे रखा है 2254 पर सेंटीमीटर, और F दे रखा है 2085 पर सेंटीमीटर। चलो इस ऑर्डर को सेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, बात करते हैं। देखिए इतना डैम श्योर आप एक बात जानिए कि अगर मेटल पे +2 चार्ज हो, ठीक है, अगर मेटल पे क्या होगा, +2 चार्ज होगा, तो वो CO को बैक पाई बॉन्डिंग नहीं देगा। ठीक है, वो CO को क्या करेगा, बैक पाई बॉन्डिंग नहीं दे सकता है +2 चार्ज पे। ठीक है, +2 चार्ज पे आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये मान के चलेंगे कि CO सिर्फ लौटा रहा है। ये मान लो कि ये मेटल है तो ये इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन अगर मेटल पे +2 चार्ज है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौटाएंगे। ठीक है, हम लोग बैक पाई बॉन्डिंग के केस में हम लोग करते हैं ऐसा, अदर केस में करते हैं, लेकिन यहाँ CO के केस में ऐसा नहीं करेंगे। CO के केस में +2 चार्ज वाला मेटल कार्बोनाइल को बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इसका मतलब ये +2 और +3
ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्री CO का क्या है, फ्री CO का क्या था, सिर्फ 2143 था, लेकिन CO से सिर्फ लेने के फिराक में है, देने के फिराक में नहीं है, तो भैया CO का तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर और टाइट हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी इन दोनों का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये दो +2 है +3 है, ये 2143 ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपल से सवाल है, देखो ये 2190 और ये 2254, ये तो दो वो एग्जाम्पल है ना जो 2143 से ज़्यादा है, तो +2 में इसको दे दो, +3 में इसको दे दो। चलिए अब -2 वाला है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा क्योंकि खूब बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है, तो ढूंढो इसके लिए कौन सा सबसे वैल्यू कम। देखो -2 -1 0, तो यही तीनों को भी सेट करना है, तो भाई ढूंढो तो कौन है ऐसा जिसका चार्ज -2 के हिसाब से सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आए, तो ये देखो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C। उसके बाद -1 आया है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ने दो, 1757 है या 1850 1970, नहीं इसका तो यही होगा। और देखो WCO6 0 है, इसको यहाँ आने दो। ठीक है, तो गौर से देखो क्या मिला है हमने, आप समझे बात को हम क्या बोले कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कार्बोनाइल को बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, अगर ऐसा होगा इसका मतलब है कि सिर्फ CO से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और वापस नहीं देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना CO की। तो इसका मतलब ये दो एग्जाम्पल है जिसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा आएंगे, तो +2 का ये और +3 का ये। अगर आप ऐसे नहीं भी सोचते तो डायरेक्ट सोचो ना, -2 देखो सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, मतलब सबसे कम पाई बॉन्डिंग होगी ये C। देखो A का कौन होगा C, ये B है -1 चार्ज है, मतलब थोड़ा बढ़ेगा तो 1850, तो B का 2। ठीक है, A का कौन था भाई, A का आपको चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 करना था, 5 6 करना था, कोई बात नहीं। तो A का किया हमने, A का 3 है, ये फर्स्ट का A का 3, B का तो 2 ही रह गया, C का देखिए 1 हो गया। जहाँ तक D की बात है तो D में कौन हो गया भाई, ये देखो +1 वाला, तो ये +1 वाला कहाँ गया, +1 वाला ऑब्वियस सी बात है 1977 से बड़ा कौन होगा, तो ये होगा 2085, यानी कि D का नंबर 6। E का कौन आ गया भाई 2190, देखो तो ये हो गया कौन नंबर 4, और ये F कौन आ गया, तो 2254 मतलब नंबर 5। आप इसको सीक्वेंस में सेट कीजिए ना, देखो ये निगेटिव, 2 निगेटिव, 1 निगेटिव, 0 निगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, उसी के हिसाब से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, कम से ज़्यादा की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या समझे, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। NiCO होल 4 CO होल 4 माइनस FeCO होल 4 2 माइनस ABC, इसके ऑर्डर दिए हुए हैं 17 90 पर सेंटीमीटर, ठीक है, 20 60 पर सेंटीमीटर एंड 18 90 पर सेंटीमीटर। चलिए मैच करवाइए। ऑब्वियसली बात है -2 है, मतलब सबसे बड़ा निगेटिव, देखो -2 -1 0, सबसे बड़ा निगेटिव चार्ज है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा भाई। माइनस के कारण क्या हो गया, खूब मिल गया इलेक्ट्रॉन CO को, CO हो गया एकदम लंबा, और लंबा हो गया तो क्या हो गया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो गया सबसे कम। -1 देखो उसके बाद इसका नंबर आ गया है ना, 17 से ज़्यादा 1800, और फिर ये वाला सबसे कम 2000, इसका इसमें कोई निगेटिव चार्ज नहीं, सबसे कम निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, MnCO होल 6 प्लस, उसके बाद CO BH3 VCO होल 6 माइनस और CO मिला के दिया हुआ है 2143 पर सेंटीमीटर। उसके बाद जो दिया हुआ है 2190 पर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे रखा है आपको 2100 पर सेंटीमीटर, और फिर दे रखा है आपको 2049 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन का है भाई, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो,
इनको मैच करवाना है, और ये एक डी बी है भाई। सबसे पहले तो फ्री सी ओ है, आँख मूंद के तो इसका 2143 तो होना ही है, आपको पता है ना। फ्री सी ओ का क्या होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143। चलो वो तो खैर छोड़ो, अब यहाँ एक माइनस आ गया, तो माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, मतलब एक माइनस एक प्लस में कुछ नहीं होता, ये 2143 से नीचे ही रहेंगे। जब +2 होगा तब 2143 से ऊपर चले जाना, लेकिन ये -1 +1 तक क्या करना, 2143 से नीचे ही रहना। चूँकि माइनस आ गया देखो, और कहीं माइनस नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होना चाहिए। ढूंढो सबसे कम वाले को, 2143, 2190, 2100, 2049, लो मिल गया 2049। अच्छा एक प्लस आ गया तो कहाँ लेके चले जाए भाई इसको, तो अगर एक प्लस आ गया तो ले जाओ उससे थोड़ा बड़ा वाले पे। और जहाँ तक सी हो गया BH3 के पास 2190, कैसे हो गया भाई 2190, सोचो। तो 2190 ये इस तरह हुआ कि BH3 सिर्फ ले सकता है, लेकिन बोरॉन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बोरॉन के पास तो वैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। उसने क्या किया, 3 दूनी 6 बॉन्ड यहाँ हो गए इसके, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर CO जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद लौटाने के नाम पे ये कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये BH3 CO को इलेक्ट्रॉन लौटा नहीं सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन लौटा नहीं सकता है तो इसका मतलब CO को सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा, और अगर CO सिर्फ और सिर्फ देगा तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, 2143 से बढ़ के 2190 हो गया। आई बात समझ में कि CO सिर्फ दे रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ देने के कारण क्या हुआ, उसका जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर था वो और छोटा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो सिर्फ दे रहा है, वापस नहीं मिल रहा उसको, बैक पाइप बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसलिए क्या होगा, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया 2190 पर सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। MnCO6 प्लस ये है मिथाइल, ये रहा NH2, ये रहा Mn, ये रहा CO5 और ये रहा प्लस, ये रहा इथिलीन डाइमीन En, ये रहा Mn, ये रहा CO4 प्लस, ये रहा ट्रेन लिगेंड है Mn CO3 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलाने के लिए दिया हुआ है, मैच करवाइए। 2043, 2090, 1960, 2000, मैच करवाइए इसका। देखिए भाई कैसे किया जाए इसको, सबसे पहली बात है तो गौर से देखिए, यहाँ सिर्फ CO खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सिर्फ CO खींच रहा है, लेकिन जब CO खींच रहा है तो CO को पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। चल एक काम करो, ये ढूंढो कि भाई सबसे ज़्यादा डोनर कहाँ लगा हुआ है, तो आप देखो सर CO तो सबके पास है सर, और पॉजिटिव चार्ज भी एक एक सबके पास है, तो पॉजिटिव चार्ज के बिहाफ पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो पता नहीं कि पीछे से उनको डोनर लग जाए, तो डोनर लगेगा तो क्या करेगा, वो CO को बैक पाइप बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। मान लो कि ये रहा मेटल और ये रहा CO, अब यहाँ को डोनर लग जाए अगर, तो ये डोनर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ जब मिलेगा बैक पाइप बॉन्डिंग में तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा ना। तो ढूंढो सबसे ज़्यादा डोनर किसके पास लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा डोनर कहाँ लगा हुआ है, एक भी नहीं, मिथाइल इथिलीन डाइमीन 2 डोनर लगे हैं, ट्रेन 3 डोनर लगे हुए, मतलब ये 3 डोनर वाला को सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये ट्रेन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीज को, मैग्नीज क्या करेगा, बैक पाइप बॉन्डिंग एकदम उड़ेल देगा CO के ऊपर, लो भैया जितना लेना ले लो। इस चक्कर में क्या होगा, इसका जो बैक पाइप बॉन्डिंग होगा सबसे कमज़ोर हो जाएगा, ये सबसे कम बैक पाइप बॉन्डिंग, क्योंकि खूब मिल रहा है। देखो ना ये Mn के साथ जो CO है 3 CO, इन तीनों CO को पीछे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खूब मिल रहा है इसको, तो क्यों नहीं इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगा। चलो इथिलीन डाइमीन में 2 जगह से इसको मिल रहा है, मैं ट्रिम का स्ट्रक्चर भी बना दूंगा, उसमें क्या है, 3 बार इथिलीन डाइमीन आया हुआ है, इथिलीन डाइमीन मतलब 2 बार EN आया हुआ है, तो इसको 2 जगह से मिल रहा है। अगर 2 जगह से मिलेगा तो भाई थोड़ा कम मिलेगा ना, तो थोड़ा बढ़ गया, 1960 से बढ़ के क्या हो गया, 2000 हो गया। अब एक मिथाइल है, सिर्फ एक डोनर है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, और देखो इसमें एक भी डोनर नहीं है, हाईएस्ट हो गया। देखो 2090 हाईएस्ट, 2090 से नीचे 2043, 2043 से नीचे 2000, 2000 से नीचे 1960। तो ये सब क्या है भैया, ये कोई ईस्वी नहीं है, पर सेंटीमीटर के वैल्यू हैं सारे, ये सारे वैल्यूज़ क्या हैं, पर सेंटीमीटर में है। अब देखिए इस तरह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डर आ गया है कि नहीं। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे समझो, ये देखो ये रहा Mn,
ये रहा CO, ये रहा CO, ये रहा CO। अब इसके साथ ट्रेन कैसे लगा हुआ है, देखो NH2 NH2 NH2। अब ये देखो 2 में कार्बन, ये देखो यही ना ट्रेन है। तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो मतलब इसको जब मिलेगा बैक पाई बॉन्डिंग, तो बैक पाई बॉन्डिंग मिलने से क्या हो जाएगा, ये CO क्या हो गया, बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाएगा ना। और अगर ये CO बॉन्ड कमज़ोर पड़ेगा तो क्या होगा, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगा। चलो दूसरा एग्जांपल है, ये वाला है Mn 4 CO है, 1 2 3 और ये 4, और ये इथिलीन डायमीन इसको दिया है, मतलब 2 जगह से दिया है। देखो तो ये देगा, ये देगा, ये देगा इसको मिलेगा, और ये देगा इसको मिलेगा, सिर्फ इन दोनों को मिला, इनको नहीं मिला। तो एवरेज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसमें थोड़ा कम मिल रहा है। उप्स में आ जाओ, इसमें मिथाइल NH2 है, मतलब Mn के साथ 5 CO है, और एक ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, MENH2 है, मतलब CH3NH2 एक जगह से मिल रहा है, तो सिर्फ इसको मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, क्योंकि सिर्फ एक जगह से मिल रहा है। और ये सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल MnCO6, ये भी नहीं है। तो भाई इसको देगा कौन बैक पाई बॉन्डिंग ज़्यादा, जब कोई एक्स्ट्रा बैक पाई बॉन्डिंग देने वाला है ही नहीं, तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टॉप पे होगा। तो चलो ये क्वेश्चन था, नोट कीजिए। और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को आपको सेट करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ABCD इस चारों के अंदर आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, सेट करना है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। इसमें NMe3 लगा हुआ है, जो सिर्फ दे सकता है, वापस नहीं मांगेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो होगा, ये दिल खोल के बैक पाई बॉन्डिंग करवाएगा। समझो बात को। ये रहा MO मेटल, ये CO CO CO, और किसी एक के पीछे NMe3 लगा हुआ है, नहीं 3 NMe3 है, मतलब ऐसा है स्ट्रक्चर। ये MO CO CO CO, और सबके पीछे क्या लगा हुआ है, NMe3 लगा हुआ है, NMe3N, ये देखो ये लगा हुआ है। ये दे सकता है सिर्फ, लेकिन वापस नहीं मांगेगा, ये वापस नहीं मांगेगा। और जब वापस नहीं मांगेगा तो मेटल अपना भरपूर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, CO को। अगर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काम खत्म है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या हो गया, आपको इसी को मिला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, सबसे कम हो गई। चलिए भी और देखते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम आई, क्योंकि ये बैक पाई बॉन्डिंग ले ही नहीं रहा। क्योंकि बाकी PMe3 है, PCl3 है, POPS3, ये तो कम से कम ले तो रहे हैं बैक पाई बॉन्डिंग, ये थोड़ा तो ले रहे हैं, उस CO पे थोड़ा प्रेशर तो कम डाल रहे हैं। जैसे ये देखो MoCO3, MoCO, और इन सब के पीछे लगा हुआ PMe3, देखो PMe3। जब ये लगा हुआ है तो भाई ये दे भी रहा है, थोड़ा थोड़ा वापस भी मांग रहा है, बोला हाँ भाई हमको भी दो। जब ये वापस मांगेगा तो CO पे उतना प्रेशर तो नहीं आएगा ना, CO पे उतना प्रेशर तो नहीं आएगा। इसका मतलब इसका बॉन्ड उतना वीक नहीं होगा। ये जो CO है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा इसका बॉन्ड भी कम टूटेगा, और जब बॉन्ड कम टूटेगा तो क्या होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा रह गया इसका। तो इसका मतलब इससे तो ज़्यादा रह गया, ये A से ज़्यादा B हो गया, इतना तो डैम श्योर है, बाकी का नहीं पता हमें। अब लगा दो कौन, POPH3। भैया OPH3, ऑक्सीजन और PS दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ऑक्सीजन और ये जो है PS दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों खींच रहा है। देखो P से क्या लग गया, OPH, क्या लग गया, OPH, क्या लग गया, OPH, मतलब फॉस्फोरस से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और PS दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो क्या हो गया, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और घट जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये और ज़्यादा खींच रहा है। देखो एकदम और भर के खींच रहा है, और लाओ और लाओ। तो बेचारे जो CO है उस पर प्रेशर और कम पड़ेगा, और उसको कम बैक पाई बॉन्डिंग मिलेगा, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गया। तो μB से बड़ा कौन हो गया, μC, ये वाला। और ये PCl3 है, इससे स्ट्रॉन्ग सिर्फ PF3 ही होता है। PCl3 बहुत बिल्कुल इलेक्ट्रोनिगेटिव से क्या करेगा, एकदम खींच लेगा जोर से। ये PCl3 है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा। ये देखो ये देगा बहुत कम और लेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। तो अगर ऐसा करता है तो ये मेटल को क्या करेगा, CO को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं भैया उसको तुम मत दो, सारे इलेक्ट्रॉन हमारे साइड ही दे दो। इस चक्कर में CO को इलेक्ट्रॉन
बहुत कम मिलेगा। और अगर CO को इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, इसका स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आया, म्यू डी ग्रेटर देन म्यू सी ग्रेटर देन म्यू बी ग्रेटर देन म्यू ए, ये ऑर्डर आ गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट का, TI ये हो गया आपको। अब सिंपल सी बात है, TI दिया हुआ है, PET3 दिया हुआ है, ठीक है, PET3 दिया हुआ, उसके बाद इस तरह से दे दिया गया है CO2 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको इसके साथ जोड़े गए हैं 4 OH। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए PET3 न्यूट्रल है, PET3 न्यूट्रल है, लेकिन 4 OH माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है टिटेनियम पे क्या होगा, +4 चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरा है Cp2 TiCO2। तो Cp का मतलब हो गया, देखो ये Ti है, CO और Cp ऐसे लगा, ये है Cp, ये है Cp। तो भाई इस बार टिटेनियम पे क्या होगा, +2 चार्ज होगा, जबकि इस बार OH माइनस का टिटेनियम पे क्या हो गया, +4 चार्ज हो गया। सीधी बात है, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ नहीं होगा। अगर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन +2 यहाँ भी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा सा अगर हो सकता है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, तो इसलिए इसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थोड़ी कम पड़ गई, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। MO PF3 हॉल 3 CO3, MO PME3 CO3, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, PME3 क्या है, डोनर है, PF3 डोनर के साथ साथ एक्सेप्टर भी है, खींचेगा PF3। देखो MO से CO लगा हुआ है, ये देखो CO, और साथ में PF3 है। PF3 दे जितना नहीं रह सकता, खींच रहा है। अब इस चक्कर में MO बेचारा इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, सिंपल समझो ना। लेकिन PME3 क्या करेगा, बोलेगा हमको वापस नहीं चाहिए, नहीं मांगेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा का सारा प्यार दुलार किसको मिलेगा, CO को मिलेगा। अगर CO को मिलेगा तो CO का बॉन्ड ढीला पड़ जाएगा, इसका म्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको RH CO, ये X लिया, हॉल टू Cl। अब X क्या है, X के बारे में आपको दिखाया जा रहा है कि भाई X क्या है, तो PCH4F हॉल 3। भाई P तो मतलब फॉस्फोरस है, ये P मतलब ये हो गया पैरा पोजीशन हो गया, कि पैरा पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन है ये, ठीक है। दूसरा दे रहा है X = P तो ये मतलब फॉस्फोरस है, इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इसका भी हॉल 3। एक बार और X दे रखा है, इसके P और P के साथ टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, ये हॉल 3। और एक बार और X दे रखा है, PC6F5 मतलब ये वाला, ये सभी पोजीशन पे क्या लग गया, फ्लोरीन लग गया, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी आपको दे दिखा है, किसके, X के हिसाब से। क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगा, 1984, 1965, 2004, 1923। मैच करवाइए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैच करवाइए। हालांकि चलिए नहीं पॉज क्या करना, देखिए ना सबसे ज़्यादा तो एक्सेप्टर यहीं पर है, इतना ज़्यादा ये क्या करेगा, बैक पाई बॉन्डिंग ये खुद ही लेने में इंटरेस्टेड होगा, ये मेटल को कहाँ से देगा, और जब मेटल को नहीं देगा तो मेटल CO को क्या देगा, खाक। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसी का होगा। सबसे ज़्यादा कौन है भाई, ये सबसे ज़्यादा डोनर इसी के पास है। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर, देखो हमको सबसे ज़्यादा डोनर यहीं पर है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये खूब
देगा, वापस नहीं मांगेगा। जब ये खूब देगा मेटल को, तो मेटल भी क्या करेगा, CO को ढेर सारा इलेक्ट्रॉन देगा, उसका स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी घट गया। ढूंढो सबसे कम। ये इन दोनों पे आ जाओ। इन दोनों की बात करें तो भाई यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, सिंगल मिथाइल, लेकिन बेंजीन है ना, तो बेंजीन भाई उतना नहीं जाने देगा, बैक पाई बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। ये बेंजीन है sp2 का क्या होता है 2.75 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये देगा भी ना तो वापस भी मांगेगा, क्योंकि बेंजीन है। मिथाइल तो बहुत पीछे है, लेकिन बेंजीन ये क्या कहते हैं, मांगेगा। तो इसका स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, 1923 से थोड़ा बढ़ गया। 1923 से बढ़ के क्या हो गया आपको, देखो तो 1965। ये तो इसके आपको सामने ही है, ठीक है। और उससे ज़्यादा कौन हो गया भाई, एक फ्लोरीन है, ठीक है, एक फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 1984, ठीक है। आप समझो ना बात को, सबसे ज़्यादा स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके लिए आनी चाहिए 1923, सॉरी वो नहीं, सबसे कम स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके लिए आनी चाहिए 1923, सबसे ज़्यादा इसके लिए आनी चाहिए 6 फ्लोरीन है 2004। और इन दोनों की बात करें तो ये मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल वाले का कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये खूब सारा दे देगा। और फ्लोरीन तो फ्लोरीन वाले का ज़्यादा होना चाहिए, तो ये देखिए 6 से सामने वाला ही ऑर्डर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग जो हो गया, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का पार्ट खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो आएगा हमारा वो होगा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वहाँ से हम लोग रिएक्शन पार्ट में एंट्री करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आई हो, क्योंकि ऑर्गेनोमेटली का एक पार्ट यहाँ तक था। अब जो अगला पार्ट होगा वो बिल्कुल यूनिक एंड आपको फ्रेश पार्ट होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। और असल में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक की तरह आएंगी। लेकिन मैं आपको इतने ईजी वे में बताऊंगा कि आपको चीज़ें बिल्कुल यूँ चुटकियों में सॉल्व होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।